हेलो स्टूडेंट्स, आज आपको मैं कक्षा 12वीं हिंदी विषय के अभिव्यक्ति और माध्यम के जो प्रश्न वार्षिक परीक्षा में पूछे जा सकते हैं ऐसे सभी संभावित प्रश्न बता रहा हूं। क्लास 12th एमपी बोर्ड के सभी स्टूडेंट, आपको यदि किसी भी प्रकार से समस्या आती है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। आप लोगों के लिए हम तत्पर हैं। और एक और बात आपको मैं बता दूं, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपके लिए एक टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है, तो डेली बने रहिए हमारे साथ में, क्योंकि वार्षिक परीक्षा जो है इसमें आप लोगों को हिंदी सब्जेक्ट में बहुत ही बेस्ट नंबर हम दिलाकर रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अभिव्यक्ति माध्यम के ऐसे प्रश्न जो परीक्षा में हर साल पूछे जा सकने की संभावना रहती है और पूछे भी जाते हैं। इस साल भी जो पूछे जा सकने वाले प्रश्न हैं उनको मैं शामिल कर रहा हूँ। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि सारी अपडेट आपको मिलती रहे। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों को इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना, वो सारे के सारे मेरे द्वारा बताए जाएंगे। तो आप एक काम करना, सभी याद कर लेना। और यदि आपको पीडीएफ चाहिए ना, तो पीडीएफ के लिए आपको ऐप डाउनलोड करना होगा, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए डाल दी है। पहला क्वेश्चन ये रहा आपका, संचार किसे कहते हैं। देखो, इसमें दो तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, एक तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और एक 2 नंबर का क्वेश्चन। ठीक, तो संचार शब्द की उत्पत्ति चर धातु से हुई है, ये धातु याद रखना क्योंकि ये पूछा जा चुका है इसलिए। ठीक, जिसका अर्थ है चलना या एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलकर जाना या पहुंचना। चर धातु के पूर्व सम उपसर्ग जुड़ा है, इस प्रकार संचर और फिर संचार शब्द बना है, ये ध्यान रखना। एक बात आपसे पूछी जाती है कि संचार शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है, तब आप चर धातु बता देना। यहाँ पर संचार का अर्थ होता है सूचनाओं, विचारों और भावनाओं को लिखित, मौखिक या दृश्य श्रव्य माध्यमों से सफलतापूर्वक एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना। यदि मान लीजिए हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने मन के विचारों अथवा भावों को पहुंचा रहे हैं, तो वो होता है संचार। जब तक हम जीवित हैं तब तक हम संचार करते रहते हैं, ये बात भी आप सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, संचार का क्या महत्व है। तो संचार का हमारे जीवन में बड़ा ही महत्व है। संचार ही मनुष्य को एक दूसरे से जोड़ता है, क्योंकि हम वार्तालाप जो करते हैं, हम कम्युनिकेशन जो करते हैं, वो संचार ही होता है। संचार मानव जीवन की निशानी है। दैनिक जीवन में हम संचार के बिना जीवित नहीं रह सकते, मतलब प्रतिदिन संचार करते हैं। जैसे मैं आपको क्वेश्चन आंसर समझा रहा हूँ, ये भी एक संचार है। संचार की प्रक्रिया जीवन पर्यंत मतलब आजीवन चलती रहती है। संचार समाप्त होना का मतलब होता है जीवन समाप्त होना, अर्थात जीवन का अंत होना। इसलिए हमारे जीवन में संचार का बड़ा ही महत्व होता है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, वो अगला क्वेश्चन देखिएगा। इसमें अगर आपसे पूछा है कि संचार के माध्यम कौन कौन से हैं, माध्यम का मतलब होता है तरीके। तो जनसंचार के जो साधन है ना, उसमें टेलीफोन आ जाता है, हमारा मोबाइल, इंटरनेट आ जाता है, फैक्स आ जाता है, टेलीविज़न आ जाता है, रेडियो आ जाता है, सिनेमा आ जाता है और समाचार पत्र पत्रिकाएं, ये सभी जनसंचार के अंतर्गत आते हैं। जन मतलब लोग होता है, संचार मतलब होता है वार्तालाप, कम्युनिकेशन। तो आपस में जो हम वार्तालाप करते हैं, जो बातचीत करते हैं, अपने विचारों का जो आदान प्रदान करते हैं, वो सभी जनसंचार के श्रेणी में आता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संचार की प्रक्रिया के तत्व कौन कौन से हैं। तो दोस्तों, संचार में एक तो स्रोत होता है, एक एनकोडिंग होता है, एक माध्यम होता है, एक संदेश होता है, एक शोर होता है और एक प्राप्तकर्ता होता है। इस प्रकार से ये संचार की जो प्रक्रिया, उसके तत्व हैं। यदि आपसे प्रक्रिया के तत्व पूछे जाते हैं तो आप ऐसे आंसर बता देंगे जिस प्रकार से आपको मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो समझिएगा और अच्छे से याद करना। PDF में टेलीग्राम पर दे दूंगा, ऐप पर भी दे दूंगा, ठीक है। सफल संचार के लिए क्या आवश्यक है। तो सफल संचार के लिए भाषा के कोड का ज्ञान होना आवश्यक होता है। एनकोडिंग या डिकोडिंग, यहाँ पर ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले डिकोडिंग वाला है। डिकोडिंग का मतलब क्या होता है। तो डिकोडिंग का मतलब होता है यदि हमें कोई सा भी संदेश प्राप्त होता है ना, तो उसके अर्थ को अगर हम समझने का जो प्रयास करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, उसे डिकोडिंग कहा जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें संदेश प्राप्तकर्ता प्राप्त चिन्हों और संकेतों के अर्थ निकालता है। यह एनकोडिंग से उल्टी होती है। ठीक, इस प्रकार से आप इसे याद रखेंगे। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है वो ये आ चुका है आपका, फीडबैक क्या है। फीडबैक में आपको संचार की प्रक्रिया में संदेश का जो प्राप्तकर्ता द्वारा दर्शाई गई प्रतिक्रिया होती है ना, उसे फीडबैक कहते हैं। मतलब प्रतिक्रिया ही फीडबैक है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक करते हैं तो ये आपका फीडबैक है, कमेंट करते हैं तो भी आपका फीडबैक है। इस प्रकार से प्रतिक्रिया जो देते हैं ना, उसको फीडबैक कहा जाता है, ध्यान रखना। शोर किसे कहते हैं। तो संचार की प्रक्रिया में आने वाली जो बाधा होती है ना, उसको शोर बोला जाता है। ये बात आप सभी बच्चों को याद रखना है। इसके बाद में संचार के प्रकार आपसे पूछे जाते हैं, तो आप बताएंगे सांकेतिक संचार, मौखिक संचार, अमौखिक संचार, अंतःवैयक्तिक संचार, अंतर्वैयक्तिक संचार, समूह संचार और जनसंचार। इस प्रकार के ये संचार के प्रकार होते हैं। अब एक बात सुनो,
यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन बताए गए हैं सारे के सारे जो क्वेश्चन है ना टॉप हाई लेवल के क्वेश्चन है। इनमें से 2 या 3 प्रश्न आप लोगों को परीक्षा में जरूर देखने को मिलेंगे और इसके अलावा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है ना संचार में, इसमें ये होता है समूह संचार किसे कहते हैं। तो समाज और देश के सामने उपस्थित समस्याओं को आपस में बातचीत और बहस के माध्यम से हल करने को समूह संचार कहते हैं। ये IMP क्वेश्चन है, ये बात सभी बच्चे ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो बता रहा हूँ। यहाँ पर जितने भी मोस्ट क्वेश्चन है ना सारे के आंसर मेरे द्वारा आपको बता दिए जाएंगे। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, संचार के कार्य क्या क्या हैं। तो संचार के कार्य है एक तो सूचना देना और सूचना लेना। ये मानवीय भावनाओं को विशेष रूप से अभिव्यक्त करता है, मतलब हमारे मन के जो भाव हैं उसको अभिव्यक्त करता है। ये किसी के व्यवहार को मर्यादित करता है। यह प्रतिक्रिया व्यक्त करता है, अपनी प्रतिक्रिया देता है, मतलब इसमें निष्कर्ष या परिणाम निकलकर सामने आता है। ये संचार के कार्य होते हैं। आप लोगों से संचार के कितने कार्य पूछे जाएंगे, तो आपसे संचार के 2 कार्य पूछे जाएंगे। यहाँ पर आपको कितने बता रखे हैं, तो यहाँ पर आपको 5 बता रखे हैं। तो 5 में से कोई भी आप 2 आंसर में लिखेंगे और उसकी डिटेल दे देना। अब जनसंचार किसे कहते हैं, तो यदि कोई भी व्यक्ति यांत्रिक अथवा तकनीकी माध्यम से समाज के विशाल अथवा व्यापक वर्ग से संवाद करने का जो प्रयास करता है उसे जनसंचार कहते हैं। जैसे कि जनसंचार का माध्यम में आप लोग रेडियो बता सकते हैं, टेलीविज़न बता सकते हैं, मोबाइल बता सकते हैं। इस प्रकार से ये जनसंचार के ही माध्यम होते हैं। अखबार भी जनसंचार का ही माध्यम है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जनसंचार के जो कार्य हैं वो क्या क्या होते हैं। सूचना देना, जागरूक करना, मनोरंजन करना, विमर्श करना, विमर्श के मंच तैयार करना, मंच बताना, निगरानी करना, ये सभी जनसंचार के कार्य होते हैं। ये बात आप सभी बच्चे ध्यान से याद करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो स्क्रीनशॉट लेंगे इससे आप लोग आंसर अपनी कॉपी में लिखकर याद भी कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जनसंचार की क्या विशेषताएं होती है। इसमें 2 विशेषताएं पूछी जाएगी। इनके द्वारा प्रसारित सूचनाएं सार्वजनिक होती है। इनमें संचारकर्ता प्राप्तकर्ता के प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है और द्वारपाल आचार संहिता का पालन करवाते हैं। ये बात आप सभी स्टूडेंट ध्यान रखना। अब देखिएगा द्वारपाल कौन होते हैं, ये प्रश्न अगर आपसे पूछा जाता है तो आपको आंसर क्या देना है, ध्यान से कंप्लीट कर लेना। देखिए, जनसंचार माध्यमों में द्वारपाल की अहम भूमिका होती है। ये सार्वजनिक हित, पत्रकारिता के सिद्धांतों और आचार संहिता के अनुसार सामग्री को संपादित करने के पश्चात ही उसके प्रसारण या प्रकाशन की स्वीकृति प्रदान करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि प्रसारण अथवा प्रकाशन की जो स्वीकृति प्रदान करते हैं ना, उनको द्वारपाल बोला जाता है, और वो भी किसके पश्चात, संपादित करने के पश्चात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संचार के लोक माध्यम क्या क्या है। तो जिसमें गुफा चित्र है, लोक माध्यम मंदिर है, कठपुतली है, लोक नाटक है। भारत में जनसंचार का इतिहास कब से प्रारंभ होता है, तो पौराणिक काल से, मतलब कि पुराणों के काल से ही प्रारंभ होता है। ये जनसंचार वाला आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो जो मैं बताऊंगा उसमें समाचार पत्र पत्रिकाओं से रिलेटेड प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। धन्यवाद।